एरिहेनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन के मेन पोस्टुलेट्स कौन कौन से हैं, इसके एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस क्या हैं और इस थ्योरी की प्राइमरी लिमिटेशंस कौन कौन सी हैं। नमस्ते, मेरा नाम दीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो भैया आज हमें क्या पढ़ना है बताओ। एरिहेनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 4 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहले बताओ हम क्या पढ़ेंगे, पोस्टुलेट्स ऑफ एरिहेनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। फिर हम क्या पढ़ेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। फिर हम क्या पढ़ेंगे, एविडेंस इन फेवर ऑफ एरिहेनियस थ्योरी। और फिर क्या होगा, लिमिटेशन ऑफ एरिहेनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। तो पहले बताओ क्या देखते हैं, पोस्टुलेट्स ऑफ एरिहेनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। तो पहली बात तो ये कि इस थ्योरी का नाम भाई पहले बोलते थे एरिहेनियस थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन। ये कहती थी कि कोई इलेक्ट्रोलाइट जब उसको आप डिसॉल्व करते हो तो वो आयंस प्रोड्यूस करता है। ठीक है बात। फॉर एग्जांपल अगर आप HCl को पानी में डिसॉल्व करते हो तो H+ और Cl नेगेटिव आयन। फिर दिमाग में आया कि भाई जो NaCl है, जो हमारे पास क्या होता है क्रिस्टल, उसमें तो आयन ऑलरेडी ना होती हैं। उसमें आयन तो क्या होती हैं, ये भाई इसकी एक्सरे डिफ्रैक्शन स्पेक्ट्रा से पता लगता है, इसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर से पता लगता है कि इसमें ऑलरेडी क्या होती है, आयन होती हैं। तो ये बात बोलना कि पानी में जाके इसने आयन प्रोड्यूस की है, ये बात गलत होगी ना। सिर्फ वो आयन क्या हुई है, अलग अलग होगी जस्ट, समझे बात। तो बेटर तो मोर इनक्लोसिटम कौन सी होगी, तो HCl ने तो जाके भाई HCl ने भी आयन प्रोड्यूस की है, नेगेटिव और पॉजिटिव आयन, और से भी नेगेटिव और पॉजिटिव आयन दी है पानी में जाके। लेकिन इसमें आयन ऑलरेडी थी, इसमें आयन होती नहीं थी भाई, इसने आयन बनाई है। इसमें हालांकि पार्शियली नेगेटिव पॉजिटिव, पार्शियली नेगेटिव, लेकिन इसमें प्रॉपर आयन नहीं थी, इसमें प्रॉपर आयन थी। बात आपको पहले पड़ गई। तो मोर इनक्लोसिटम कौन सी होती है, आयनाइजेशन की बजाय इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। ठीक है बात। अब बताओ इसके वही कुछ पोस्टुलेट्स हैं। तो देखो एरिहेनियस ने 1887 में बहुत सारी जो घटनाएं होती हैं इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड, उनको उनकी भाई कंडक्टेंस है, ठीक है, या उनका भाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो बिहेवियर होता है, उनको एक्सप्लेन करने के लिए एरिहेनियस ने एक थ्योरी दी थी। क्योंकि एक तो हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, एक हमारे पास क्या होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस की कंडक्टेंस अलग होती है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट की अलग होती है। इलेक्ट्रोलाइट की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अलग तरीके से बिहेव करती हैं, जैसे कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट की बिहेव करती हैं। बात आपको पहले पड़ी। तो उन बातों को एक्सप्लेन करने के लिए एरिहेनियस ने एक थ्योरी दी थी, इसे हम क्या बोलते हैं, एरिहेनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। तो पहले आपको इस थ्योरी के भाई जो डिफरेंट पोस्टुलेट्स हैं आपको वो पढ़ने पड़ेंगे कि ये थ्योरी कहती क्या है। ओके, तो इसका पहला पोस्टुलेट क्या कहता है, कहता है व्हेन एन इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर इट ब्रेक्स इनटू आयंस विद पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। बोलो भाई इसको हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन और मोर प्रिसाइजली डिसोसिएशन। ये कहता है कि जब आप किसी इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डिसॉल्व करते हो तो वो नेगेटिव और पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है। वो नेगेटिव पॉजिटिव आयन उसमें पहले भी हो सकती है जो सिर्फ अलग अलग होगी, और या उसमें बन भी सकती है। बहुत आपको पहले पड़ी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने NaCl को पानी में डिसॉल्व किया तो ये देगा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। आपने HCl को पानी में डिसॉल्व किया H+ और Cl नेगेटिव। अगर ना आपको ये, और अगर आपने बेटा Al2SO4 3 को पानी में डिसॉल्व किया तो 2 मोल एल्यूमिनियम आयन और 3 मोल सल्फेट आयन। आगे आपको अब दूसरा पोस्टुलेट क्या है, टोटल चार्ज कैरिड बाय पॉजिटिव आयन विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज कैरिड बाय नेगेटिव आयन टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अगर भाई सॉल्यूशन के अंदर 1 मोल आयन का नंबर बराबर नहीं होगा, आयन का नंबर बराबर नहीं होगा, यहां पर तो आयन का नंबर ही बराबर है, यहां पर तो खैर नंबर ही बराबर है। अगर आपने 1 मोल NaCl पानी में डिसॉल्व किया तो 1 मोल सोडियम आयन, 1 मोल क्लोराइड आयन, उनका नंबर ही बराबर है। और क्योंकि इनके ऊपर चार्ज बराबर हुआ तो चार्ज भी क्या उनका बराबर हुआ, ओवरऑल नेगेटिव पॉजिटिव। सिमिलरली अगर आपने बेटा 1 मोल HCl पानी में डिसॉल्व कर दिया तो 1 मोल प्रोटॉन और 1 मोल भाई क्लोराइड आयन। समझे मेरी बात।
अगर आपने CaCl2 पानी में डिसॉल्व किया तो यहां पर आपको यहां पर तो क्या हुआ, नेगेटिव आयन क्या बनेंगे ज्यादा और पॉजिटिव आयन क्या बनेंगे, कम बनेगी। अगर आपने 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड पानी में डिसॉल्व कर दिया तो 1 मोल तो क्या बनेंगे कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन और 2 मोल क्या बनेंगे Cl1 नेगेटिव आयन। तो क्या हो गए, तो क्या यहां पर भाई क्लोराइड यहां पर नेगेटिव आयन का नंबर ज्यादा है तो क्या सॉल्यूशन नेगेटिव होएगा, नहीं, क्यों, बिना चार्ज कम है। तो 2 मोल क्लोराइड आयन जितना चार्ज रखती है 1 मोल कैल्शियम आयन उतना ही चार्ज रखती है, क्योंकि इसका चार्ज अकेले 2 पॉजिटिव है। तो आयंस और कैटायंस और एनायंस का नंबर बराबर नहीं होता, लेकिन ओवरऑल चार्ज क्या होगा उनका बराबर रहेगा। ये थ्योरी भी किसी ने दी है, इसका नेक्स्ट पोस्टुलेट है। अब थर्ड क्या है, अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो जो नेगेटिव आयन होंगी ना, अगर आपने भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो जो नेगेटिव आयन है वो तो मूव करेंगी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ और जो पॉजिटिव आयन हो जाएंगी नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। समझे बात, यानी कि वो अपने से अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करती हैं। फिर हमारा क्या है पोस्टुलेट 4, ये बताओ क्या बोलता है, द जनरेटेड आयन कॉन्स्टेंटली रिकम्बाइन टू फॉर्म अनडिसोशिएटेड मॉलिक्यूल। क्या समझे बात, और बल्कि यहां पर एक इक्विलिब्रियम होती है इवन इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसने क्या बोला है कि भाई कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो हमारा, ठीक है, वो टूटता है नेगेटिव और पॉजिटिव आयन में, लेकिन कुछ एक्सटेंट तक वापस भी क्या बनता रहेगा हमारे पास। तो अगर मान लिया हमारे पास ए बी क्या है कोई इलेक्ट्रोलाइट, ये क्या बना रहा बताओ, ये बना रहा है A+ और B-। समझे बात, A+ और B-। तो A+ और B- वापस रिकम्बाइन भी होते रहते हैं, नहीं समझे बात। अब वीक में क्या होता है बेटा, वीक में ये थोड़े बनते हैं और ये क्या होता है ज्यादा, स्ट्रॉन्ग में ये क्या बचता है कम और ये वाला पोर्शन क्या बचता है। आप इसको एक रिएक्शन मान सकते हो, एक डिसोसिएशन रिएक्शन, जिसमें कि इलेक्ट्रोलाइट टूटता है A+ और B- में, नहीं समझे बात। तो आप ये बोल सकते हो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये ज्यादा होते हैं ये कम होता है, लेकिन वीक के लिए ये क्या होते हैं काफी कम होते हैं, ये काफी, यानी वीक में अनडिसोशिएटेड इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा रहता है और डिसोशिएटेड क्या रहता है कम रहता है। बात आपको पहले पड़ गई, अरे बोलो भाई, ओके ठीक है। और बताओ, और तो जितना कोई टूटता है ना उसको बोलते हैं उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या, अगर मान लिया आपने इसका 1 मोल लिया इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है, और बेटा ये टूट गया सिर्फ 0.3 मोल टूट गया, तो यहां पर अल्फा पता क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएटेड, क्या, नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड बाय नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल। समझे बात, अगर 0.3 मोल टूटे ए बी के, अगर आपने 1 मोल लिया, अगर आपने 2 मोल ए बी लिया, आपने 2 मोल क्या लिया ए बी लिया, और 0.6 मोल टूट गई 2 मोल में से, तो हम क्या बोलेंगे 0.6 मोल टूट गए, 2 मोल टोटल थे, तो 0.6/2 कितना आ गया 0.3 आ गया ना 0.3, तो हम क्या बोलेंगे 30% के इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ गया आपको, अरे बोलो ठीक है। फिर क्या होता है, फिर बेटा ये होता है विद डाइल्यूशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस एंड रीचेस ए मैक्सिमम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और उसने बोला भाई कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है जैसे जैसे, बताओ हम क्या करेंगे, डाइल्यूशन बढ़ाएंगे। ये भी इसका पोस्टुलेट है, और इसने इसको कैसे जस्टिफाई किया, इसने बोला क्योंकि भाई ए बी टूटता, बताओ किसमें, A+ और B- में टूटता है ना, इजंट इट। तो आप ये बताओ इस बैकवर्ड रिएक्शन के लिए क्या, बेटा बताओ, अगर इस बैकवर्ड रिएक्शन के लिए आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, आप इसको नहीं है, हाँ बेटा इसको काफी हद तक क्या बोलते हैं ली चैटली प्रिंसिपल आप समझ सकते हैं ऐसा क्यों होता है, ठीक है। आप बताओ अगर आप डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है रिएक्शन वाले उनका नंबर कम हो जाएगा ना, नहीं समझे बात भाई। अगर आप डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाएंगे, तो सिस्टम क्या चाहेगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ाए जाएं, क्योंकि जो आप काम करते हो सिस्टम उससे अपोजिट काम करता, तो क्या करेगा वो मोर एंड मोर ए बी को तोड़ना चाहेगा, ताकि वो क्योंकि वो एक मॉलिक्यूल ए बी से 2 मोल, अरे भाई एक पार्टिकल से 2 पार्टिकल तैयार कर सकता है। बात आपको पहले पड़ी, तो यहां से आप इसको सोच सकते हो कि बताओ इक्विलिब्रियम कहां जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इजंट इट। दूसरा आप इसको ऐसे मान सकते हो भाई कि जब आप क्या करते हो डाइल्यूशन बढ़ाते हो तो फॉरवर्ड रिएक्शन में तो
किसी को किसी से कंबाइन होने की जरूरत नहीं है, लेकिन बैकवर्ड रिएक्शन में ए और बी को जुड़ना नहीं पड़ेगा, तब क्या बनेगा ए बी। और जितना ज्यादा आप क्या बढ़ाओगे डाइल्यूशन भाई, उतना ज्यादा एक तरह से हम ए बी को दूर दूर नहीं करने क्या, तो उनके कंबाइन होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इसीलिए ये मोर एंड मोर क्या हुआ, टूटता तो जाएगा लेकिन वापस बनना क्या हो जाएगा, मुश्किल। समझ गए बात। तो भाई इसको आप ऐसे जस्टिफाई कर सकते हो कि जब आप क्या करते हो डाइल्यूशन बढ़ाओगे, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। बात आपको पहले पड़ी, अरे बोलो भाई। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। ओके ठीक है। फिर कहता है द आयंस फॉर्म्ड बाय द डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो आयंस किसने बने बताओ भाई, द आयंस फॉर्म्ड बाय द डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। बस सिंपल सी बात है, जितना जो आयन बनी है ना वो ही क्या करती हैं, चार्ज कैरी करती हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। जब आप बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो तो जो आयन बनाई है इलेक्ट्रोलाइट ने वो मूव करना शुरू कर देती है, और उसी वजह से क्या क्रिएट होती है, कंडक्टेंस। क्या आती है, कंडक्टेंस। अब बड़ा पोस्टुलेट 7 क्या है, द आयन फॉर्म्ड व्हेन इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन। बोलो भाई। अच्छा, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होंगी, जो आयन बनेंगी ना वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में इंडिविजुअली कंट्रीब्यूट करेंगी। क्या आपको पता कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, आपको पता है, एक होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एक क्या होता है हमारे पास, ऑस्मोटिक प्रेशर और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और ये सारी प्रॉपर्टीज की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है, कम है, तो इन प्रॉपर्टीज की वैल्यू कम आएगी, और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है, ज्यादा है, तो इन प्रॉपर्टीज की वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी। आप इस बात से एग्री करते हो शुभांगी? ठीक है। तो ये कहता है अगर मान लिया आपने NaCl को पानी में डिसॉल्व कर दिया, अगर आपने 1 मोल NaCl नहीं, अगर आप बताओ अब अगर आपने 1 मोल यूरिया पानी में डिसॉल्व किया, समझे बात, तो यूरिया के कितने पार्टिकल होंगे, 1 मोल होंगे ना भाई। अगर आपने 1 मोल यूरिया पानी में डिसॉल्व किया तो यूरिया के तो वहां पर 1 मोल ही क्या होंगे, पार्टिकल, ठीक है। लेकिन अगर आप 1 मोल NaCl डिसॉल्व किया ना तो सॉल्यूट के पार्टिकल 1 मोल नहीं रहेंगे, 2 मोल हो जाएंगे। क्यों भाई, ये पूरे का पूरा टूट गया मान लिया, तो क्या जाएगा हमारे पास, Na प्लस और Cl नेगेटिव। क्या 1 मोल से 2 मोल नहीं बन गए क्या? तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू एक्सपेक्टेड थी उससे क्या आएगी मेरे पास, ये ज्यादा आएगी। बात आपको बोले पड़ी नहीं, आपको बताओ। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू बताओ क्या आएगी, ज्यादा नहीं आएगी? अरे बोलो। मतलब मैं 1 मोल NaCl डिसॉल्व करूं तो मैं सोचूंगा कि 2 डिग्री क्या आना चाहिए, फ्रीजिंग पॉइंट 2 डिग्री घटना चाहिए। मैंने कैलकुलेट किया, मैंने एक खास अमाउंट NaCl की डिसॉल्व कर दी, और मुझे ये एक्सपेक्टेशन है कि 2 मोल, मुझे पता भाई इतनी कंसंट्रेशन NaCl की लगाने पर 2 डिग्री क्या होना चाहिए, फ्रीजिंग पॉइंट घटना चाहिए। लेकिन वो 4 डिग्री घटा मिलेगा। क्यों? क्योंकि भाई पूरा तो टूट गया भाई, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्योंकि आपने मिला है 1 मोल, लेकिन वहां जाके क्या बन गया 2 मोल, है ना। और भाई ये भी होता है, कई जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ना वो क्या होते हैं, ज्यादा टूटते हैं। कई इलेक्ट्रोलाइट क्या करते हैं, ज्यादा टूटते हैं और ज्यादा चार्ज कैरी प्रोड्यूस करते हैं, और कई इलेक्ट्रोलाइट क्या करते हैं, कम डिसोसिएट करते हैं भाई, और वो कईयों में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होता है, तो वो चार्ज कैरियर्स भी क्या करते हैं, कम प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है बात, ओके। तो भाई इस तरीके से आ गया आपको ये, ठीक है। एक क्या इसका बेटा बताओ, इसका आखिरी बताओ पोस्टुलेट क्या है, एन इलेक्ट्रोलाइट। और भाई किसी इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉपर्टी उसकी आयंस की प्रॉपर्टी होंगी, क्या उसकी आयंस की प्रॉपर्टी से रिफ्लेक्ट होंगी। यानी NaCl का जो बिहेवियर होगा वो अलग होएगा HCl से। आपको ऐसा क्यों, मैं अगर 1 मोल NaCl पानी में डिसॉल्व करूं और 1 मोल HCl, तो उनकी कंडक्टेंस बराबर नहीं होगी। उसकी वजह क्या है, क्योंकि वहां पर आयन बराबर नहीं है, आयन एक सी नहीं है। Na आयन और Cl आयन अलग है, और H मतलब Na आयन के मुकाबले H आयन के अलग नहीं क्या, तो उनकी प्रॉपर्टी कहीं अलग आएंगी। बात आपको पहले पड़ेगी। तो प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बोलो भाई, आर द प्रॉपर्टी ऑफ आयंस। वो आयंस क्या करेंगी, हम क्या कहेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ डिसोशिएटेड आयंस विल डिक्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये क्या इसका आखिरी
पोस्टुलेट। मेरे ख्याल से आपको सारा पल्ले पड़ गई। अब आपने इनको अप्लाई करना। अब क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब हम ये बात करते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। ठीक है, एक तो क्या होता है, एक तो बेटा क्या होता है, सॉल्यूट की नेचर। क्या नेचर ऑफ द सॉल्यूट, मैंने आपको बताया था ना, कई सॉल्यूट क्या होते हैं भाई, ज्यादा डिसोशिएट, कई क्या होते हैं कम डिसोशिएट। फॉर एग्जांपल अगर आपने एसिटिक एसिड डिसॉल्व कर दिया तो कम टूटता है, उसमें मुश्किल से मान लिया भाई 1% का डिसोसिएशन, मतलब 1 मोल आपने डिसॉल्व किया तो 0.0 में 1 मोल टूटा है, मतलब 1% टूटता हो बस, वो 1-2%। तो हम क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होता है किसका, नॉर्मली वीक एसिड्स का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स का तो क्या होता है ज्यादा होता है। बात आपको पहले पड़ गई, अरे बोलो, ठीक है। मतलब जो ज्यादा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन शो करे ना, उनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और जो कम शो करे उनको क्या बोलते हैं, वीक। और ये पाया गया है भाई कि स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और सॉल्ट वो कैसे एक्ट करते हैं, बताओ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह, और वीक एसिड, वीक बेस कैसे एक्ट करते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह, वो कम टूटते हैं। आ गया। फिर डिसॉल्वेंट्स नेचर, क्या बोलो भाई, जैसे जैसे तो क्या होता है, सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ता है, आपको पता होगा ना भाई, आपको पता है एयर के मुकाबले वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग नहीं होता क्या, इजंट इट। आपको पता है एयर के मुकाबले वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 होता है, 81 टाइम्स होता है ना। तो भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, आपको पता होगा ना, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होती है, इनवर्सली नहीं होती क्या, इजंट इट। तो अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ गया तो फोर्स क्या होगी, तो उतने गुना घट जाएगी भाई। इसीलिए एयर के मुकाबले, क्योंकि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 टाइम्स ज्यादा होता है, तो इसीलिए आयन जब कहा जाती हैं एयर से वाटर में, समझे बात, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 81 गुना घट जाती है, और वो इतनी कम फोर्स हो जाएगी फिर कि वो उनको बांधे नहीं रख पाई, और क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो हम क्या बोलेंगे, जितना ज्यादा क्या होगा सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ेगा, उतना ज्यादा क्या होगा डिसोसिएशन। एक क्या होता बताओ भाई, कंसंट्रेशन। क्या कंसंट्रेशन, नहीं समझे बात। अब ये क्या होता है, जैसे जैसे आप पानी मिलाओगे ना तो डिसोसिएशन ज्यादा और ज्यादा होगा, और इसको आप इजीली बताओ भाई कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, पोस्टुलेट्स के जरिए। ठीक है, आपने बोला था ना, अगर A + B, इससे बताओ क्या बनता है, A+ और B- बनता है। इसने क्या बोला था कि इलेक्ट्रोलाइट की क्या बनती है, एक केमिकल, इसने क्या बोला था भाई कि इलेक्ट्रोलाइट की क्या बनती है, इक्विलिब्रियम बनती है, नहीं बेटा कोई, इलेक्ट्रोलाइट की बताओ क्या बनती है, एक इक्विलिब्रियम बनती होगी ना। तो इस वजह से आप ये बताओ, अगर तो पर यूनिट वॉल्यूम, तो एक खास कंसंट्रेशन पे इसका इसका और इसका एक खास नंबर होगा। अगर मैं इन सभी को टोटली कंसिडर करूं तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम में खास नंबर होएगा ना। अब ली-चाइटली प्रिंसिपल क्या बोलता है, जब आप पानी मिलाओगे इसके अंदर, तो जब आप भाई यहां पर डाइल्यूशन करोगे, यहां पर क्या करोगे आप, डाइल्यूशन, तो कंसंट्रेशन घटेगी ना, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या होंगे, नंबर ऑफ पार्ट, अरे भाई इसके सारे मिला के टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, शुभांगी बेटा आपने पढ़ा था ली-चाइटली प्रिंसिपल, ली-चाइटली प्रिंसिपल नहीं पढ़ा, नहीं अटेंड किया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताओ पर यूनिट वॉल्यूम क्या होंगे, घट जाएंगे ना। तो ली-चाइटली प्रिंसिपल क्या बोलता है, सिस्टम इक्विलिब्रिया को उस दिशा में मूव करे, वो करवाएगा जिसमें आपने जो चेंज किया है वो चेंज अपोज होता हो। तो आपने डाइल्यूशन करके नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम घटा दिए, तो सिस्टम क्या चाहेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ाए जाएं, ताकि वो चेंज काउंटर बैलेंस हो सके। तो अगर वो अब बैकवर्ड को सपोर्ट करेगा तो ये भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम कर रहा है भाई, अगर फॉरवर्ड को सपोर्ट करेगा तो ये एक मॉलिक्यूल क्या बना, 2 मॉलिक्यूल, एक का 2 कर रहा है भाई, एक का 2, एक का 2, इजंट इट। ठीक है, तो कौन सी रिएक्शन सपोर्ट होगी आप, फॉरवर्ड, तो ये ज्यादा और ज्यादा नहीं बनेंगे भाई। ठीक है, तो ये बात हमको लॉजिकल लगती है कि हाँ भाई कंसंट्रेशन से ऐसा इफेक्ट आएगा। और बताओ फिर क्या है, प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। क्या एक आप पढ़ा होगा ना कॉमन आयन इफेक्ट, पढ़ रखा बेटा, बताओ क्या होता है। अगर मैं ये कहूं, आप ये बताओ मुझे, अगर यहां पर मैं इसमें क्या डिसॉल्व करूं, NH4OH, क्या अगर मैं यहां पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व करूं
तो यहां पर आके टूटेगा ना, अरे बोलो भाई, तो यहां आके बेटा टूटेगा, ठीक है। लेकिन अगर इसमें मैंने पहले से क्या ऐड कर रखा है, अमोनियम क्लोराइड, थोड़ा सा क्या अमोनियम, तो इसने अमोनियम आयन और Cl आयन ऑलरेडी बना रखे ना यहाँ पर भाई, एक सॉल्ट मैंने यहाँ पर डिसोल्व कर रखा है, तो यहाँ पर अमोनियम आयन ऑलरेडी है ना, ठीक है। तो बताओ क्या होगा, तो अगर हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कोई आयन यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट हो तो इसका डिसोसिएशन नॉर्मल से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसको बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। आगे आपको ये, और लास्ट में क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से भी क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा। बोलो भाई बेटा, अरे मॉलिक्यूल मोर मॉलिक्यूल इंक्रीजिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, टी से क्या होगा, बढ़ेगा अल्फा। आगे आपको ये, अब बताओ क्या है, एविडेंस इन फेवर ऑफ एरिहेनियस थ्योरी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, देखो ये थ्योरी आपकी एमएससी एंट्रेंस IIT JM के सिलेबस में लिखी होती है, ठीक है बात। तो बताओ क्या है, ये है एविडेंस इन फेवर ऑफ एरिहेनियस थ्योरी। तो पहला क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। अब ये थ्योरी ऐसी हमने भाई हवा में तीर नहीं मार रखे, इसके बाकायदा क्या है, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। पहला एविडेंस है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। इसने क्या बोला था कि कई इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, ज्यादा क्या देते हैं कंडक्टेंस, और कई क्या करते हैं, कम, है ना। कईयों में इसने क्या बोला था भाई, इसने बोला था कि कई इलेक्ट्रोलाइट क्या करते हैं, ज्यादा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन शो करते हैं और कई कम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन शो करते हैं। तो जो ज्यादा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन शो करेंगे वो चार्ज कैरियर्स ज्यादा नंबर में क्रिएट करेंगे, चार्ज कैरियर्स ज्यादा नंबर में क्रिएट करेंगे तो कंडक्टेंस क्या होनी चाहिए, ज्यादा। और जिनमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होगा, है ना, और ऐसा होता भी है। अगर मैं देखूं भाई, अगर मैं एक खास कंसंट्रेशन पे CH3COH और HCl देखूं ना, अगर मैं उतना ही क्या मिलाऊं पानी में HCl, उतना ही क्या मिलाऊं CH3COH, तो मुझे ये देखने को मिलेगा कि इसकी कंडक्टेंस तो क्या आएगी, ज्यादा आएगी, और इसकी तो क्या कम आएगी। समझे बात। तो इसको हम भैया कैसे, इसको हम एरिहेनियस थ्योरी से इसको हम रैशनलाइज कर सकते हैं कि इसका डिसोसिएशन क्या हुआ है, ज्यादा हुआ है, तो इसने ज्यादा चार्ज कैरियर्स क्रिएट कर दिए, ऑटोमेटिकली इसने क्या कर दी, ज्यादा कंडक्टेंस। तो नॉर्मल कंसंट्रेशंस पे अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स, नॉर्मल कंसंट्रेशन पे अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स अलग अलग कंडक्टेंस क्यों शो करते हैं, सेम कंसंट्रेशन पे भी, क्योंकि उनके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अलग अलग होते हैं। समझे बात। ओके, अब बताओ क्या सेकंड हमारे पास क्या है, बताओ वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन, ठीक है। और भाई एक्सपेरिमेंटली पाया गया है, मैंने आपको बता दिया बिल्कुल शुरू में कि एक्सपेरिमेंटली अगर मैं चाहे क्या करूं, बताओ भाई, चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे क्या हो, वीक हो, चाहे स्ट्रॉन्ग हो और चाहे क्या हो, वीक हो, दोनों में क्या होती है, ये वीक के लिए, किसके लिए, स्ट्रॉन्ग के लिए, और ये है रूट C, और ये क्या है, कंडक्टेंस। तो क्या पाया आपने भाई, जैसे जैसे कंसंट्रेशन घटती है तो कंडक्टेंस बढ़ती है, वीक की भी और स्ट्रॉन्ग की भी, ठीक है बात। तो इस बात को बताओ ये थ्योरी कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्यों ऐसा क्यों होता है बताओ। ये कहती है विद डाइल्यूशन, ये क्या कहती है कि भाई क्योंकि AB से क्या बनता है, A+ और B-, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग में ये इक्विलिब्रियम क्या होती है, बहुत ज्यादा उस साइड होती है, वीक में बहुत ज्यादा क्या होती है, इस साइड होती है, इजंट इट। लेकिन भाई जब आप डाइल्यूट करोगे, जब आप डाइल्यूशन करोगे तो आप किसको फेवर कर रहे हो बताओ भाई, तो आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स घटा रहे हो ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर वॉल्यूम आप घटा रहे हो, तो विद डाइल्यूशन तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, दोनों में कहां जानी चाहिए, फॉरवर्ड में जानी चाहिए कि जानी चाहिए भाई। देखो फिलहाल तो हम इसको दोनों पे लगा रहे हैं, वीक पे भी और स्ट्रॉन्ग पे भी, आइडिया होगा। लेकिन आपको पता लगेगा ये स्ट्रॉन्ग को पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी, समझो, लेकिन थोड़ा एक आइडिया हमें कह देती है, ये मतलब वीक के लिए ठीक है, स्ट्रॉन्ग के लिए ठीक नहीं है, ओके। लेकिन भाई तो स्ट्रॉन्ग को ये पूरी तरह एक्सप्लेन कर पाती है, एक आइडिया हमको देती है, ठीक है। तो क्या जाएगा मेरे पास ये, तो जब आप यहां पर पानी मिलाओगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम घटेंगे भाई, सारे मिला के, AB का भी, AB, A और A, ठीक है, इनको सबको एक साथ काउंट करो, एक, अरे भाई इतने पार्टिकल ये हैं, इतने पार्टिकल हैं, इतने पार्टिकल हैं, सारे पार्टिकल्स मिला के
जब पानी मिलाओगे तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम घटेंगे, इजंट इट? तो सॉल्यूशन कैसा आएगा कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ाऊं, वो कैसे बढ़ाएगा? वो अगर बैकवर्ड सपोर्ट करेगा तो पार्टिकल्स जुड़ के क्या बना रहे और भी कम, तो ये टूट के क्या बने और ज्यादा, ताकि भाई वो कैंसल आउट हो जाए। तो इक्विलिब्रियम जाएगी फॉरवर्ड में। तो फॉरवर्ड में जाने मतलब क्या है? मोर एंड मोर चार्ज कैरियर्स, मोर एंड मोर चार्ज कैरियर्स। और अगर ज्यादा और ज्यादा क्या है? चार्ज कैरियर्स। तो बताओ इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी कंडक्टेंस क्या हो रही है? बढ़नी चाहिए ना, और ऐसा होता भी है, इजंट इट? ठीक, इसने बता दिया भाई कैसा होता है एक्सपेरिमेंटल। तो इसको भी, तो इसके एविडेंस है, ऐसे ही वही अंधेरे में तीर मार रखी। ठीक है, अब बताओ क्या हमारे पास? ठीक है, फिर बोलो भाई, नहीं आपको समझ? अरे भाई क्यों, क्या कहती है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा ना, वो तो क्या हुआ? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा। ठीक है, तो अल्फा आपको पता क्या मानती है? ये कहती है लैम्डा सी बाई लैम्डा नॉट, क्योंकि अल्फा क्या होता है? अल्फा क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल। तो टोटल नंबर ऑफ मोल टूट जाए तो क्या आ जाएगी हमारे पास? लैम्डा नॉट। टोटल नंबर ऑफ मोल टूट जाए तो क्या आएगी? लैम्डा नॉट, इजंट इट? और अगर पार्शियल टूटे तो क्या आएगी? लैम्डा सी। नहीं आपको सुना? बोलो भाई, किसी कंसंट्रेशन पे एक्चुअल कंटेंस, ये तो किसको रिप्रेजेंट करती है? नंबर ऑफ मोल एक्चुअली डिसोसिएटेड। ये क्या है? अगर सारे मोल टूट जाते तो, समझे बात? तो सिंपल सी बात है, इसके अकॉर्डिंग बताओ क्या होगा? अगर अल्फा बढ़ेगा तो लैम्डा सी भी क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए ना, इजंट इट? ठीक, और बताओ फिर क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। इस थ्योरी ने क्या बोला था कि इसका नाम क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन, है ना कि आयनाइजेशन। और ये बात वही एक्सपेरिमेंटली पता है XRD से कि जो NaCl होता है ना, उसके अंदर Na+ और Cl नेगेटिव आयन होती है। आप दोनों बच्चे कल आए थे ना दोनों? ओके, ठीक है। अब बताओ क्या भाई? नहीं आपको, और क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस, उसमें भी क्या होता है आपको पता होगा ना कि उसमें जब आप किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट रखते हो तो नेगेटिव आयन जाती हैं पॉजिटिव प्लेट की तरफ और पॉजिटिव आयन नेगेटिव प्लेट की तरफ, और वहां जाकर वो क्या हो जाती हैं? डिस्चार्ज। ऐसा होता है भाई। तो अगर वो मूव ना करती हो अपोजिट प्लेट की तरफ तो ये पॉसिबल नहीं होगा ना। तो जो इलेक्ट्रोलाइसिस है वो कभी पॉसिबल है जब कैटायन जाए नेगेटिव प्लेट की तरफ और एनायन जाए पॉजिटिव प्लेट की तरफ। और यही बात किसने बोली थी? एरिहेनियस ने, कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर कैटायन और एनायन अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड या प्लेट की तरफ मूव करेंगे, इजंट इट? और ये क्या होता है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या बेटा? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छा बताओ एक हमारे पास क्या होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? ये बताओ क्या होती है? बोलो भाई। हाँ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको पता है भाई, ये डिपेंड करती हैं नहीं, अरे वो कहां पहुंच गया आप? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करते हैं। पता हो ना आपको इस चीज का? अरे बोलो भाई, ये आप पढ़ते हो लिक्विड स्टेट के अंदर। ठीक है, तो अगर मान लिया आपने, मान लिया हमारे पास क्या है, आप बताओ, अगर मान लिया जो प्योर पानी है, प्योर पानी जितने पे फ्रीज होता है, आपको पता है पानी में यूरिया मिलाने पर पानी कम पे फ्रीज होएगा, पता आपको इस चीज का? हाँ भाई, जितने पे लोअर टेम्परेचर पे, ये क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, है ना, ये -2-3 पे कुछ होएगा। हाँ मतलब लोअर, कम लेट का नहीं, लेट का टाइम की बात नहीं है यहाँ पर, यहाँ बात है लोअर टेम्परेचर की। आप लोअर टेम्परेचर जल्दी भी टेन कर सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं समझे बात? मतलब अगर आपने पानी को आप जितने पे जमा सकते हो ना, तो पानी में बर्फ मिलाने के बाद वो उससे बेटा ज्यादा क्या, हाँ यूरिया मिलाओ, कुछ मिलाओ भाई, क्या?
अरे पानी आपने नहीं पढ़ रखी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, बारहवीं में नहीं पढ़ी? और कोई बात नहीं, आपको पढ़ाएंगे वैसे भी, ठीक है। वो देख लियो बारी आप, लिक्विड स्टेट देख लियो, ठीक है, ओके। तो देखो जो पानी होता है ना, अगर आप प्योर पानी को फ्रीज करते हो तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाएगा ना, लेकिन अगर आपने उसमें क्या मिला दिया, यूरिया, ठीक है बात, तो वो कम टेम्परेचर पे फ्रीज हो जाएगा। अब मान लिया वो क्या होता है, वो होता है -2 डिग्री सेल्सियस पे, कितने पे, तो इसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी 2 क्या होगी, इसको बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, समझे बात। तो पता क्या होता है, जितना आप ज्यादा क्या मिलाओगे यूरिया, उतना ही वो कम टेम्परेचर उसको और भी रिकॉर्ड होगा, मतलब वो 0 से उतना ज्यादा आपको उसको 0 से उतना ज्यादा कूल करना पड़ेगा जितना उसमें ज्यादा क्या हो, यूरिया। यानी इसमें जितने ज्यादा पार्टिकल हो सोल्यूट के, यानी किसी सॉल्यूशन में भाई आपको पता होगा, किसी सॉल्यूशन में सोल्यूट के जितने ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं वो उतना ज्यादा डिप्रेशन शो करता है फ्रीजिंग पॉइंट, उसका फ्रीजिंग पॉइंट उतना ज्यादा घट जाएगा। अगर मान लिया एक खास कंसंट्रेशन पे, बोलो भाई, अगर एक खास कंसंट्रेशन पे वो एक खास कंसंट्रेशन यूरिया की वो जमता है -2 पे, तो अगर आपने यूरिया की कंसंट्रेशन बढ़ा दी ना तो -2 की बजाय और भी कम पे जाएगा, -5, 6 पे जाएगा। नहीं पता आपको पहले पड़ी। तो जो डिप्रेशन होता है पता किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के जितने ज्यादा क्या होंगे पार्टिकल्स, उतना ज्यादा क्या आएगा ये डिप्रेशन। बात आपको पहले पड़ेगी, ठीक है। तो एक होता है वांट ऑफ फैक्टर आई, क्या वांट ऑफ फैक्टर होता है, वांट ऑफ फैक्टर आयोटा, ये पता क्या होता है, ये होता है ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्या बोलो भाई, ये तो क्या है, बोलो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की ऑब्जर्व्ड वैल्यू, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की ऑब्जर्व्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड, नहीं समझे बात। इसको तो क्या बोलते हैं, बोलो भाई, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। फिर तो हमारे पास क्या है, अरे बोलो, फिर बताओ हमारे पास क्या है, नहीं आपको समझ भाई, आप यहां से भी अल्फा निकाल सकते हो, क्या देखो ये क्या होता है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और नीचे क्या होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, समझे बात। तो आप ये बताओ, अगर डिसोसिएशन ना होता हो, अगर एरी स्क्रेप ना मानो, फर्ज करो, ठीक है बात, तो आप ये बताओ, अगर आप 1 मोल NaCl डिसोल्व करोगे तो आप 1 मोल पार्टिकल से अकॉर्डिंग क्या मानोगे, इतना डिप्रेशन आना चाहिए फ्रीजिंग पॉइंट में, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन बेटा उससे डबल आएगा, क्या डबल आएगा, मतलब आपने एक्सपेक्ट किया, आपने कुछ नमक मिला दिया, तो आपको ये नहीं पता होता कि नमक की कितनी कंसंट्रेशन है, क्या आपको बेटा नहीं पता क्या कि नमक की कितनी कंसंट्रेशन है, तो समझो बात। तो आपको पता है, आपने वही कैलकुलेट कर लिया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कि नमक की आपने इतने मोल सॉल्यूट लिया है, तो आप क्या मानोगे, इतने मोल सॉल्यूट लिया है तो इतना डिप्रेशन आना चाहिए, लेकिन डिप्रेशन उससे डबल आया, क्या है उससे ज्यादा है, तो हम समझ गए भाई ऐसा क्या हुआ यहां पर, इसकी क्या वजह होगी बताओ। तो उससे डबल आया, इसका मतलब क्या है, बोलो भाई, तो हम क्या बोलेंगे, तो जो एक्सपेक्टेड आपको होगी, तो जितना डिप्रेशन आपको एक्सपेक्टेड होगा, बोलो भाई, अगर डिप्रेशन उससे क्या डबल आ रहा है तो जो रेशियो है एक्चुअल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक्सपेक्टेड का, एक्सपेक्टेड क्या थी, जितने मोल आप मिलाते हो इलेक्ट्रोलाइट, आप उतने ही मोल क्या मानोगे सॉलिड पार्टिकल, जितने मोल आप मिलाते हो इलेक्ट्रोलाइट उतने ही मोल आप क्या मानोगे सॉलिड पार्टिकल, ठीक है। तो आप उसी के अकॉर्डिंग क्या मान लोगे, इतना डिप्रेशन आना चाहिए, लेकिन डिप्रेशन उससे क्या है ज्यादा है, तुम समझ गए, बताओ क्या है, बोलो भाई। तो इसका मतलब क्या है, तो ये अगर डबल आ जाए तो इसको कोई और बात इसको एक्सप्लेन कर सकती, लेकिन एरी हैनिस थ्योरी बेटा इसको एक्सप्लेन कर सकती है। कैसे बताइए, बताओ भाई, क्योंकि वो क्या बोलेगी, क्योंकि जब आपने तो 1 मोल NaCl डिसॉल्व किया है,
फर्ज करो ये रेशो 2 आ जाए, फर्ज करो रेशो 2 आ जाए, क्या मतलब आप मान रहे थे कि फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होना चाहिए 3 डिग्री का, मैं सही नंबर बोल रहा हूं। आप क्या मान रहे थे कि फ्रीजिंग, आपने पता है आपने वही इतने मोल मिलाया है इलेक्ट्रोलाइट, तो फ्रीजिंग पॉइंट 3 घटना चाहिए, 3 घटना चाहिए, वो घटा 6, तो डबल क्या है, तो तो एक्सपेक्टेशन से डबल नहीं आया है, डिक्रीज, तुम क्या बोलेंगे, तो वेंट फैक्टर क्या है यहां पर 2, वेंट ऑफ फैक्टर बताओ यहां पर क्या है 2 है, तो इस 2 को बेटा आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो बताइए, आप कहोगे क्योंकि आप कहोगे क्योंकि भाई जितने पार्टिकल्स आप मिलाए थे ना, अगर इस NaCl क्या हो जाए, अगर इस NaCl का पूरी तरह क्या हो जाए डिसोसिएशन, तो क्या नंबर ऑफ पार्टिकल्स डबल हो जाएंगे क्या, तो समझे बात, तो इस बात को हम एरी-हेनिस थ्योरसिस को हम जस्टिफाई कर सकते हैं क्योंकि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सपेक्टेड से डबल क्यों वैल्यू रख रही है, जितना डिप्रेशन में फ्रीजिंग पॉइंट आना चाहिए था उससे 2 गुना फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन क्यों आ रहा है, तो हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि क्या हो गया होगा कि जब भाई हमने जितनी कंसंट्रेशन मिलाई है, तो यूरिया में आप जितना यूरिया आप मिलाओगे ना उसी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, कंसंट्रेशन होगी सॉलिड पार्टिकल्स की, लेकिन भाई जितने कंसंट्रेशन आप किसकी मिलाओगे, तो इसकी तो ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होंगी, सेम होंगी, लेकिन यहां पर एक्सपेक्टेशन क्या आएगी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 2 गुने में रखेंगी वजह, क्योंकि टूट के 2 मोल बना देगा ये, तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स का नंबर क्या हो जाएगा, डबल नहीं हो गया, अगर सॉल्यूट के पार्टिकल्स का नंबर डबल हो गया तो जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, चाहे वो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है, समझे बात, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ प्रेशर है या ऑस्मोटिक प्रेशर है, सबकी वैल्यू डबल नहीं हो जाएगी जो आनी चाहिए, नहीं आपको समझे बात, तो इसको अच्छा बताओ, अगर आपने 0.3 मोल क्या मिलाया, एसिटिक एसिड क्या मिलाया, एसिटिक एसिड मिलाया, तो आपने कुछ सॉल्यूट मिला दिया ना बेटा, आपने 0.3 मोल क्या मिला दिया पानी में, एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक है बात, तो क्या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए ना, तो आपने कैलकुलेट किया कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आना चाहिए था, बताओ कितना, वो आना चाहिए था, बताओ कितना, मान लिया आपको लगा भाई 5 डिग्री घटना चाहिए था, कितना 5 डिग्री घटना चाहिए था, कौन 5 डिग्री आना चाहिए था, आपकी एक्सपेक्टेशन है 5 डिग्री क्या होना चाहिए इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू, लेकिन एक्चुअली मान लिया क्या आया, ये मान लिया यह 5.7 डिग्री, मतलब आप तो मान रहे थे कि -5 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होना चाहिए, लेकिन वो हुआ क्या -5.7 डिग्री पे, तो हम क्या बोलेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट की, इतनी है और ये इतनी है ना, तो ये बेटा रेशियो क्या है 1 आया कि 1 से ग्रेटर आया, 1 से ग्रेटर आया ना, तो हम क्या बोलेंगे जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू एक्सपेक्टेड से क्या रही है, ज्यादा नहीं आ रही, देखो किसी में डबल आ रही, किसी में कम आ रही है, सॉरी किसी में डबल, किसी में 1.5, किसी में समथिंग नहीं आपको वही, लेकिन ज्यादा आ रही है ना, तो इस बढ़ी हुई, तो इस एक्स्ट्रा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की एक्सपेक्टेशन से जो ज्यादा वैल्यू आ रही है उसको हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, क्योंकि हमने तो 0.3 मोल क्या मिला है पार्टिकल, लेकिन ये 0.3 मोल पार्टिकल रहे तो नहीं गए, ये पार्शियली क्या हो जाएगा डिसोशिएट, क्या पार्शियली डिसोशिएट वही, तो अगर मैंने 0.3 में से 0.01 मोल क्या हुआ डिसोशिएट, नहीं समझे बात, तो जो 0.01 डिसोशिएट हुआ है उसने क्या 2 गुना पार्टिकल तैयार नहीं कर लिए क्या, नहीं बात आपको पहले पड़ी, सारे नहीं, तुम क्या बोलेंगे अरे नहीं मैंने 0.3 मोल था तो 0.1 मोल टूट गया, 0.1 मोल क्या हुआ टूट गया, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गए, कितने हो गए 0.2, तो नॉर्मल क्या रहेगा एसिटिक एसिड रहेगा 0.2 मोल, तो 0.2 मोल तो क्या रहेगा, लेकिन बेटा टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल 0.4 हो गए, क्यों, क्योंकि 0.3 में से 0.1 टूट गया, तो जो 0.1 टूटा है उसने 2 गुने पार्टिकल तैयार नहीं कर दिए क्या, तो 0.2 तो क्या रह गया एसिटिक एसिड, 0.1 क्या हो गया H+, और 0.1 वो तो क्या मेरे पास ये
नहीं बात आपको पहले पड़ी? अरे बोलो भाई, क्या हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो गए? बढ़ नहीं गए क्या? हम तो मान रहे थे कि 0.3 मोल क्या होना चाहिए, मैंने CH3CO N ने आपने मिला दिया, CH3CO N ने आपने मिला दिया, नहीं बात आपको पहले पड़ी? अगर ये नहीं टूटता तो 0.3 मोल पार्टिकल होते, लेकिन मैं क्या इसमें से मान लिया 0.1 मोल टूट गया, तो 0.2 मोल तो क्या रह गया? नॉर्मल मोलिक्यूल। बोलो भाई, नॉर्मल पार्टिकल रह गया। और 0.1 मोल टूट गया तो 0.1 CH3CO N, CH3CO नेगेटिव और 0.1 Na प्लस, तो 0.4 पार्टिकल नहीं हो गए। तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि 0.3 मोल पार्टिकल होंगे, पार्टिकल हो क्या गए 0.4 मोल, तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ नहीं गए क्या? तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होंगी? बढ़ेगी नहीं क्या? अब समझे कि ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा क्यों आ रही है यहां पर? ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू यहां पर ज्यादा क्यों आ रही है? कुछ पल्ले पड़ रहा है आपको? तो बताओ, तो क्या आप वेंटो फैक्टर निकाल सकते हो किसी का भी? क्या आप किसी का भी वेंटो फैक्टर मालूम कर सकते हो क्या? बताओ कैसे? अरे भाई, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सपेक्टेड होती है, उसको भाग कर लो बस। तो आप कह रहे हो एक्सपेरिमेंटली आप इसको मालूम कर सकते हो, ठीक है, ओके। और मैं काम करता हूं, अब मैं आपको नहीं एक बारी, एक सेकंड, नहीं, ओके। तो बताओ भाई, अब आपको नहीं एक बारी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से बेटा इस वेंटो फैक्टर को कोरिलेट करना आना चाहिए क्या? आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से वेंटो फैक्टर को कोरिलेट करना आना चाहिए कि वेंटो फैक्टर होता है ना, क्या मतलब मैं कह रहा हूं कि क्योंकि आप ये वेंटो फैक्टर आप आसानी से निकाल सकते हो ना, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से मालूम कर सकते हैं? ठीक है, आप ये बताओ, अगर मैं ये मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट है AB, क्या है AB, और ये बताओ बेटा किसमें कन्वर्ट हो गया? ये टूट गया A प्लस और B माइनस में, ठीक है। अब इसकी बताओ मेरे पास क्या है? एक कंसंट्रेशन कितना है? 1 मोल है ये, ठीक है, इसका 1 मोल है, ओके। तो इसके शुरू में क्या होंगे? 0 0 होंगे। अब इसका अगर बताओ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताओ, यहां पर क्या है? अल्फा, कितना है? अल्फा। तो ये कितना बचेगा? 1 वैसे ही हो क्या आएगा? अल्फा और अल्फा आ जाएगा, पक्की बात है। तो आपने कितने पार्टिकल्स मिलाए हैं? आपने मिलाए हैं 1 पार्टिकल, ठीक है भाई। देखो, क्योंकि जो वेंटो फैक्टर होता है क्या, ये क्या करता? ये करता कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की ऑब्जर्व्ड वैल्यू, भाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू का मतलब क्या है? ये किससे कोरिलेट करेगी? एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्या? एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना। और ये क्या होगा? ये किससे आएगी बताओ? एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। भाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या होगी? एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये क्या होगी? एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पार्टिकल्स है क्या, ठीक है। तो अगर इसका हमारे पास 1 मोल, तो ये बताओ मेरे पास क्या आ गया? 0 0, क्या 1 माइनस अल्फा और अल्फा आ गया ना, ठीक है। तो आप बताओ भाई, तो अगर ये ना टूटता तो हम 1 मोल मिलाते और 1 ही मोल क्या होता? अगर 1 मोल मिलाते तो एक्सपेक्टेड मोलिक्यूल कितने होते? 1। ये भी क्या होता है? 1 होता ना, तो उस टाइम पे वेंटो फैक्टर क्या था? 1 आता ना, इजंट इट। लेकिन अगर आप अब ये बेटा टूट गया, मान लिया ये, मान लिया टूट गया, ये 30% टूट गया, तो ये कितना बचा? 1 मोल था ये, तो कितना बचा? 1 माइनस 0.3, ये क्या होगा? 0.3 हो गया, है ना। तो यहां बताओ भाई एक्चुअल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहां बताओ कितने आएंगे मेरे पास? ये और सारे जोड़ दो भाई, ऊपर क्या है मेरे पास? ये बताओ 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, क्या? हाँ बेटा, और नीचे क्या मेरे पास? ये 1 आ गया। तो आई की तो वैल्यू क्या मेरे पास? देखो अल्फा निकालना बहुत जरूरी है। अल्फा हम ऐसे निकाल सकते हो, अल्फा तो बस क्या गया? तो 1 प्लस अल्फा नहीं आ गया। देखो, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि आप अल्फा आप कैसे निकाल सकते हैं? अल्फा निकालने के हमारे पास 2 तरीके थे। एक तो कौन सा था बताओ? एक तो क्या था मेरे पास? लैम्डा सी बाई लैम्डा नॉट इज इक्वल टू अल्फा करता है ना, यानी आप कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन सी और बाई कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, है ना। तो क्या कर सकते हो? अल्फा आप निकाल सकते हो। और एक अल्फा हम कैसे निकाल सकते हैं बताओ भाई? कि ये एक्सपेरिमेंटल वेंटो फैक्टर आप नोट कर लोगे, बताओ कैसे? भाई सिंपल सी बात है। आई का बताओ यहां पर क्या कोरिलेशन है मेरे पास? एक मोनोवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट के लिए मेरे पास आई का बताओ क्या कोरिलेशन आया है?
1 माइनस अल्फा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे मेरे पास 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा बाई 1 आ गया, इजंट इट? नहीं आपको ये शुभांगी, तो बताओ भाई, तो आपने करना क्या है? देखो अगर मैं सिर्फ ही कह रहा हूं, अगर मैं ये कहूं कि आपके पास CH3COH है, क्या है? CH3COH, ओके? नहीं, मान लिया आपके पास क्या है, मान लिया आपके पास है NH4OH, आपके पास ना NH4OH, और आपने इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इसको मालूम करने के दो तरीके होते हैं, ध्यान रखियो। एक तो कौन सा तरीका होता है इसको मालूम करें? एक तो क्या, एक काम करो भाई, आप NH4OH की आप क्या करो, कंडक्टेंस निकाल लो। जो सोल्यूशन आपका भाई, जो भी कंसंट्रेशन इसकी है, मान ले इसकी भाई, इसकी 0.3 मोल क्या है इसकी कंडक्टेंस, सॉरी इसकी कंसंट्रेशन क्या 0.3 मोल रही है, नहीं समझे बात? तो आपके पास वो 0.3 मोल क्या है NH4OH, क्या निकाल लो उसकी कंडक्टेंस, एक्सपेरिमेंटल मेजर कर लो, ठीक है? किससे भाग कर दो फिर इसकी कोलार्स लॉ से निकाल के इनफाइनाइट पे, क्या आ जाएगा इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आ गया ना? दो मेथड आ गए, ठीक है? और एक क्या हो जाएगा, एक काम करो, आपने 0.3 मोल क्या ली इसकी कंसंट्रेशन, तो आपको इसकी मोलैरिटी पता है, मोलैरिटी पता है, तो आपको ये पता होगा ना, एक फॉर्मूला होता है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है, किसका? फ्रीजिंग पॉइंट का। उसमें ये होता है कि आपको कंसंट्रेशन पर, उसमें आप कंसंट्रेशन पुट कर दोगे ना, तो ये बता देगा इसमें कितना डिप्रेशन आना चाहिए, तो आप उसमें 0.3 जो कंसंट्रेशन पुट कर दोगे और क्या निकाल लोगे, एक्सपेक्टेड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फिर उसको एक्चुअल में जमा के देखो, फिर उसको एक्चुअल में जमा के देखो भाई, फिर चेक करो ये कितना कम पे, नहीं बता आपको पहले पड़ी, तो वो क्या चाहिए मेरे पास? अरे भाई एक तो इसकी कंडक्टेंस नोट करके और कोलार्स लॉ इनफाइनाइट की क्या निकालो, अल्फा, अल्फा आ गया। फिर एक काम करो, क्या करो इसका, बताओ भाई, इसका डिग्री ऑफ, नहीं क्या करो इसको, इसकी जो कंसंट्रेशन है ना, आप तो मानोगे ना, हम जितने मोल मिलाएंगे उतने ही मोल क्या होगी सॉल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है? तो इसकी जो कंसंट्रेशन है उसको पुट कर दो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के फॉर्मूले में, और ये चेक कर लो कि एक्सपेक्टेड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना आना चाहिए था। फिर इसको एक्चुअल में जमा के देखो, जो एक्चुअल में क्या है डिप्रेशन है फ्रीजिंग पॉइंट का, उस नंबर को भाग कर दो एक्सपेक्टेड डिप्रेशन से, एक्चुअल डिप्रेशन से, एक्चुअल डिप्रेशन को भाग कर दो एक्सपेक्टेड डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट से, एक नंबर आएगा, वो क्या आएगा मेरे पास वेंट ऑफ फैक्टर, उसमें से क्या माइनस कर दो 1, तब भी अल्फा आ जाएगा, है ना? बोलो भाई, तो अल्फा निकाल दो तरीके यार, आपको पता है, अगर हमारे पास क्या हुआ वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो दोनों के अल्फा सेम आएंगे, तो अल्फा बेटा आप यहां से निकालो, चाहे अल्फा यहां से निकालो। अगर जो हमारे पास क्या होंगे भाई वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि एरी हेनिस थ्योरी क्या कहती थी कि हम तो अल्फा निकाल सकते हैं, हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो वेंट ऑफ फैक्टर निकाल के, और एक बोलो भाई कंडक्टेंस निकाल के, ठीक है? तो इससे भाई हमारे पास दो अल्फा आ जाएंगे, कि नहीं आ जाएंगे? और दोनों अल्फा क्या आएंगे बिल्कुल बेटा, बिल्कुल क्या आएंगे एक्यूरेट आएंगे, बिल्कुल क्या आएंगे सेम आएंगे, किसके लिए? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, ठीक है? लेकिन आपको पता है स्ट्रॉन्ग में ये ज्यादा आएगा, ये ऑलमोस्ट इस मेथड से वन जो आई से, तो मैं आपको बारे नहीं है, पहले आपको डिफरेंट टाइप, क्योंकि इसके ऊपर भाई IIT जेम एमएस सेंटर्स में बिल्कुल ठोक के भाव में क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है? बात कि भाई बताओ वेंट ऑफ फैक्टर का क्या कोरिलेशन है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से, तो ये तो मेरे पास क्या था, ये मेरे पास था मोनोवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट, क्या था? अगर बेटा मेरे पास क्या हो, मेरे पास AB2 टाइप होता तो क्या बनता ये A प्लस A2 प्लस B2B माइनस, ये होता ना। अब इसकी एक है तो क्या मान लेंगे 0 0, अब ये कितना बचा, ये अल्फा टूट गया तो क्या हो गया 1 माइनस अल्फा, बेटा अग्री क्या होगा, लेकिन अब ये भी क्या होगा अल्फा बनेगा, लेकिन ये 2 गुना बनता है, ये 2 अल्फा, क्या 2 अल्फा भाई, अगर ये 1 मोल टूटता है तो ये 2 मोल बनता है, तो ये अल्फा मोल टूटता है
तो ये 2 अल्फा बनेगा, है ना, मैंने आपको बताया था। तो यहां बताओ बेटा, इसके लिए आपको ही बोल दे, कोई यही बोल दे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैम के अंदर, भाई ये बोल दे Ab2 टाइप इलेक्ट्रोलाइट के लिए, Ab2 टाइप इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा क्या फॉर्मूला होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से कैसे निकालोगे। देखो इसका अल्फा का फॉर्मूला बताओ, आपको हो गए अल्फा फॉर्मूला लैम्डा सी बाई लैम्डा नॉट, ओके करना, वेंट ऑफ फैक्ट्री टर्म में बताओ फॉर्मूला, व्हाट शुड इट बी, व्हाट वुड इट बी, व्हाट कुड इट बी। आपका हो गए टोटल नंबर ऑफ, आप क्या मानोगे, आपको हो गए 1 टू फैक्टर होता है, बताओ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की ऑब्जर्व्ड वैल्यू, कोलिगेटिव की एक्सपेक्टेड वैल्यू, ऑब्जर्व्ड वैल्यू होती है, बताओ एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल से, एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल से, और ये आती है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पार्टिकल से। तो एक्सपेक्टेशन क्या थी, हमने 1 मोल मिलाया है तो 1 ही मोल होना चाहिए था ना, बोलो भाई 1 मोल में तो 1 ही मोल होना चाहिए था, है ना, लेकिन भाई मोल बन कितने गए, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस, तो क्या मेरे पास ये 1 + 2 अल्फा, तो ये क्या गया, तो ये आ गया ना, आई नहीं है क्या आपको आई, तो ये बताओ मेरे पास क्या है, तो अल्फा क्या है मेरे पास, I-1/2, क्या, यानी यहां पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालोगे आप, बताओ, इसका वेंट वो ये बोल दे, ऐसे आते न्यूमेरिकल्स, ये बोल देंगे कि इसके लिए डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, एक्चुअल डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ये आया है, नहीं समझे बात, बोलो भाई इतना आना चाहिए था, तो बताओ इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, तो पहले क्या निकाल लो, आई निकाल लो, नहीं समझे बात, या आपको भाई लिक्विड स्टेट से आपको पता होना चाहिए कि डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, उससे फटाफट क्या निकाल लो, एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये बोल दिया इतने मोल मिला दिए इलेक्ट्रोलाइट के और इतना डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट आए, तो बताओ इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, ऐसे न्यूमेरिकल्स, तो आपने क्या करना है, एक्सपेक्टेड निकाल के, समझे बात, या तो आपसे फॉर्मूला पूछ सकते सीधे, या तो आपसे सिंपल फॉर्मूला पूछ सकते हैं, या आपको ये बिना बताएं, ये भी निकालना और ये भी निकालना है, फिर आगे आपको ये दे के ये पूछ रहे, ये दे के पूछ रहे, सब कुछ आपको आना चाहिए, इजंट इट, ठीक है। अब बेटा मैं ये कहूं कि अगर हमारे पास ये ना हो कि कोई हमारे पास कोई जनरल क्या हो इलेक्ट्रोलाइट, कौन सा हो, जनरल नहीं जनरल, ठीक है, ये बताओ क्या हो, ax + by हो, तो ax + by, ये बताओ क्या बनाएगा, ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा, बताओ ये बनाएगा x तो a + y b, और ध्यान में ये चार्ज क्या होंगे, ये क्या होगा y + ये क्या होगा x -, ठीक है ना बात, तो x a और y बनेगा ना, तो अगर मैं ये कहूं अगर ये बेटा 1 मोल हो तो शुरू में ये 0 0 होंगे, अब ये अगर मैं कहूं सविता, अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भाई हमारे पास अल्फा है तो कितना छूट जाएगा, 1 माइनस अल्फा बचेगा ही, तो अब आप बताओ ये अल्फा तो क्या, ये हुआ x अल्फा, ये क्या होगा y अल्फा, है ना, तो यहां पर वेंट ऑफ फैक्टर क्या है मेरे पास, ऑब्जर्व्ड पार्टिकल्स का नंबर, ऑब्जर्व्ड पार्टिकल्स का नंबर क्या है मेरे पास, 1 माइनस अल्फा प्लस x अल्फा प्लस y अल्फा बाई 1 आ जाएगा। अब एक काम करो भी यहां से बेटा अल्फा कॉमन निकाल लियो यहां से, तो I = 1 माइनस अल्फा, और अरे यहां से y को अल्फा कॉमन निकाल लो, प्लस ये आगे मेरे पास क्या आएगा, x + y, x प्लस क्या बाहर अल्फा आ गया ना, इजंट इट, अरे भाई मैंने सिर्फ, अब इसको क्या बोल, इसको n बोल दो, क्या बोल दो इसको n बोल दो, तो I = तो क्या आ गया 1 माइनस, बताओ 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, ठीक है। अब अगर यहां से अल्फा कॉमन निकालने क्या हो जाएगा, तो I = क्या गया, अब एक काम करो आप साइड फेंक दो, नहीं बताओ 1 माइनस, अरे भाई वो क्या गया 1 + n अल्फा माइनस अल्फा, ऐसे अल्फा कॉमन निकाल लिया तो n - 1 आ गया ना, बताओ क्या आ गया, सॉरी n - 1 आ गया ना, क्या यहाँ पर अल्फा आ गया, अल्फा, इजंट इट, तो मेरे पास क्या है यहाँ पर, ये
वो तो अल्फा फॉर्मूला क्या बना मेरे पास, अल्फा फॉर्मूला क्या बना, तो I माइनस वन बेटा, I माइनस वन इज इक्वल टू अल्फा क्या आ गया, अल्फा क्या आ गया, n माइनस वन आ गया। I माइनस वाई बाई I माइनस वन बाई n माइनस वन नहीं आया क्या, ठीक है ये होगा। अब मैं चेक कर लेता हूं, नहीं है ना, I माइनस वन और n माइनस वन, तो इससे आप बेटा किसी का भी हम निकाल सकते हो, तो समझ आपको, ठीक है। अब आप चेक कर लो बेशक आ गया आपको ये, तो आप किसी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। मिटा दी इसको। तो मैं ये कह सकता हूं भाई कि मेरे पास दो फॉर्मूले आ रखे हैं अल्फा के निकालने के, बताओ कौन कौन से। एक तो अल्फा निकलता, बताओ कैसे, लैम्डा सी बाई लैम्डा नॉट से, ठीक है। और एक अल्फा निकलता है I माइनस वन, I माइनस वन बाई n माइनस वन, जहां पर n क्या है, x प्लस वाई इलेक्ट्रोलाइट के, समझे बात। और ax प्लस बी वाई क्या इलेक्ट्रोलाइट, तो x प्लस वाई बताओ क्या मेरे पास n है, ठीक है बात। तो यहां से भाई आ गया आपको ये। अब बेटा कोई क्या दे, बताओ CaCl2 के लिए अल्फा क्या आएगा, बताओ अल्फा फॉर्मूला क्या आएगा, तो यहां पर x एक और y दो है, तो तीन आ गया ना यहां पर, तो तीन माइनस एक दो, तो I माइनस वन बाई टू नहीं है आपको। तो मैं सब कह रहा हूं भाई, तो आपको अल्फा निकालने दो तरीके हैं, एक तो ये वाला फॉर्मूला है और ये वाला फॉर्मूला है, ओके। अब आपको पता है इस फॉर्मूले की रिलायबिलिटी पे कोई शक नहीं है, क्योंकि कंडक्टेंस एक मिस्ट्री थी उस टाइम पे, क्या थी, एक मिस्ट्री। अब हम पढ़ते हैं, अरे बताओ ये आपको पहले पढ़े, अरे बोलो ये क्या होता है, आयनिक नेचर ऑफ द रिएक्शन। अरे भाई ये अगर ये ना होता हो, तो पहले इसके भाई हम फैक्ट्री पढ़ लेते हैं, क्या आयनिक नेचर ऑफ रिएक्शन। अब बताओ अगर हम ये मिलाएं, बताओ अगर AgNO3 में हम क्या मिलाएं, बताओ NaCl क्या मिलाएं भाई, आपको पता है NaCl और AgNO3 से रिएक्ट करके बनता है AgCl, क्या बनता है, प्रेसिपिटेट, क्या बनता है। और ये तभी तो पॉसिबल होगा जब Ag आयन अलग हो और Cl आयन क्या हो, अलग हो, और तब वो क्या कर सके आपस में रिएक्ट कर पाएंगी। तो Ag आयन और Cl आयन क्या करेंगी, रिएक्ट करेंगी, और सॉल्यूशन में आयन कौन सी आ जाएंगी, Na और NO3 नहीं आपको। अगर ये अलग ही ना होते होंगे तो फिर रिएक्शन कैसे होगी, अगर सोडियम से क्लोराइड अलग ही ना होता तो वो सिल्वर से रिएक्ट कैसे करेगा, ओके। और ये क्या होता है आपको पता है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की क्या होती है, कांस्टेंट होती है ना, उसकी वजह क्या होती है, क्योंकि वहां पर कंप्लीट क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन, तो हमेशा उतने ही मोल क्या कर रहे होते हैं, रिएक्ट, पता हो ना कुछ चीज का भाई। और एक बेटा क्या होता है बताओ, बस ठीक हो गई। अब क्या इसकी लिमिटेशन, क्या एरी-हेनिस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन, ठीक है भाई। पहली चीज तो ये है कि ये जो थ्योरी है ना, क्या एरी-हेनिस थ्योरी, ये मैं आपको बताऊं, अगर आप पहली बात तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या हाई कंसंट्रेशन पे रिलायबल रिजल्ट प्रोवाइड नहीं करती। बात आपको पहले पड़ी नहीं समझे बात, क्योंकि तो क्या बोलती है, तो कहती है कि स्ट्रॉन्ग में, ये तो कहती है भाई कोई भी किसी में क्या मिलाएंगे डाइल्यूशन तो क्या होगा, डिसोसिएशन बढ़ेगा ना। लेकिन आपको पता स्ट्रॉन्ग तो क्या होते हैं, इवन हाई पे भी क्या होते हैं, पूरी तरह से डिसोसिएटेड नहीं आपको समझ में। तो ये बात इसके पल्ले नहीं पड़ रही। और आपको मुझे कैसे पता लगा, मुझे कैसे पता लगा कि स्ट्रॉन्ग क्या होते हैं, नहीं मुझे कैसे पता लगा भाई कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरह क्या होते हैं, हाई पे भी क्या होते हैं, पूरी तरह से डिसोसिएटेड, नहीं समझे बात। उसकी वजह क्या होती है, तो क्योंकि आपने अल्फा निकालने आपने दो तरीके पढ़े हैं, वो तो कौन कौन से, एक तो होता है लैम्डा सी बाई लैम्डा नॉट, और एक अल्फा आप निकालते हो बेटा, बताओ I माइनस वन बाई n माइनस वन से। अब ये तो निकला है
कंडक्टोमेट्रिक मेथड से, और ये निकला है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मेथड से। और आपको पता है पूरी तरह से ज्यादा रिलायबल मेथड कौन सा उस टाइम पे नहीं बातें थी। उस टाइम पे बेटा कंडक्टेंस के बारे में कुछ आइडिया हमको उसके भाई उसका मैकेनिज्म हमको पता नहीं था प्रॉपर, नहीं समझे बात। लेकिन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला मेथड उस टाइम बहुत क्या था पॉपुलर और बहुत थॉरोली क्या था रिसर्च्ड, इसके बारे में कोई डाउट हमको नहीं हुआ करता। तो एक आंसर इससे आए और एक आंसर इससे आए, तो हमको किस पे ज्यादा ट्रस्ट आएगा? अरे मैं तो पूछ रहा हूं, अगर हमारे पास क्या है वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्या नहीं, अगर हमारे पास क्या है बहुत स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, अगर बहुत लो कंसंट्रेशन है, बहुत क्या है एक्सट्रीम डाइल्यूशन पे, क्या एक्सट्रीम डाइल्यूशन पे, तो बताओ क्या हुआ? बताओ भाई, जो इसने क्या दिया है एक्सट्रीम डाइल्यूशन पे, जो इसने अल्फा दिया है ना वही अल्फा इसने दिया है। क्या मतलब अरे भाई स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, मतलब ये एक्सट्रीम डाइल्यूशन पे तो ये भी वीक के लिए भी सही, मतलब एक्सट्रीम डाइल्यूशन पे स्ट्रॉन्ग का अल्फा इससे निकाल लो, बोलो भाई, चाहे इससे निकाल लो सेम आएगा। और एक्सट्रीम डाइल्यूशन पे बताओ वीक का अल्फा इससे निकालो, वो क्या आएगा? सेम आएगा। लेकिन नॉर्मल कंसंट्रेशंस पे क्या बेटा? नॉर्मल कंसंट्रेशंस पे, नॉर्मल कंसंट्रेशंस पे वीक का तो दोनों ने सेम दिया, मतलब CH3 COOH, समझे बात क्या भाई? वीक इलेक्ट्रोलाइट का तो दोनों ने बेटा सेम आंसर दिया, ठीक है। वीक का नॉर्मल पे भाई देखो हाई एक्सट्रीम डाइल्यूशन पे तो ये सभी को सही बता देती है, सभी का अल्फा क्या था बिल्कुल सेम आता है एक्सट्रीम डाइल्यूशन पे, ठीक है। लेकिन कम डाइल्यूशन पे क्या? कम डाइल्यूशन मान लिया भाई हमारे पास एसिटिक एसिड है, क्या है? एसिटिक एसिड, ठीक है। तो इसने जो क्या दिया अल्फा, वही अल्फा किसने दिया? इसने दिया वीक के केस में। लेकिन स्ट्रॉन्ग के केस में अगर बेटा मैं, लेकिन अगर मेरे पास क्या बताओ, मेरे पास NaCl, मेरे पास क्या है NaCl, अगर मैं NaCl का अल्फा नॉर्मल कंसंट्रेशन पे से निकालूंगा ना, बोलो तो कम आया, इससे क्या आया? ज्यादा आया, समझे बात? तो आपने क्या देखा कि भाई क्योंकि दो मेथड है, अगर ये दो मेथड सजेस्ट करता है अल्फा निकालने का, एक तो ये वाला और एक ये वाला, तो दोनों मेथड सेम आंसर देना चाहिए। ये दोनों किसने दिए हैं? एरिहेनिस थ्योरी दिए हैं, ठीक है। लेकिन एरिहेनिस थ्योरी का जो ये वाला मेथड था ना, बताओ भाई, मतलब वीक के लिए तो नॉर्मल देखो जी बहुत कम कंसंट्रेशन पे एक्सट्रीम डाइल्यूशन पे तो स्ट्रॉन्ग के दोनों सेम आंसर आते हैं, वीक के दोनों सेम आंसर आते हैं। लेकिन नॉर्मल कंसंट्रेशन पे वीक पे तो दोनों सेम आंसर आते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग पे ये आंसर कम आता है और ये आंसर क्या आता है? ज्यादा आता है। मतलब ये तो इसके लिमिटेशन इसकी बेटा, ये क्यों क्या? इसलिए क्या होता है भाई, तो क्या इसकी क्या है लिमिटेशन? एरिहेनिस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन की लिमिटेशन है कि ये नहीं बता पाया कि जो अल्फा है क्या है? अल्फा। स्ट्रॉन्ग NaCl का अल्फा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्या आएगा? ज्यादा आएगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मेथड से इसका अल्फा ऑलमोस्ट 1 आएगा। ऑलमोस्ट क्या हुआ? 1। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मेथड ने बताया कि ऑलमोस्ट इसका अल्फा 1 है, मतलब क्या 100% क्या है? डिसोसिएटेड। लेकिन इसने पता क्या बताया? इसने बताया कि इसका अल्फा पता कितना है? इसका अल्फा है सिर्फ 0.9। जैसे ये क्या सजेस्ट कर रहे हैं, जैसे क्या बोल रहे हैं ये, बोलो भाई, नहीं समझे बात? अरे भाई क्योंकि स्ट्रॉन्ग के अंदर ही नहीं होता पैटर्न, ऐसा नहीं होता पैटर्न, ऐसा पैटर्न होता है। तो नॉर्मल कंसंट्रेशन पे तो ये हो गया, और हाई पे नहीं हो गया, सॉरी हाई कंसंट्रेशन नॉर्मल 0 पे ये हो गया। तो इसको आप इससे भाग करोगे तो रेशियो क्या आएगा? 1 से कम ही तो आएगा। तो ये अल्फा कम आता है नॉर्मल स्ट्रॉन्ग के लिए। तो हम किस पे ट्रस्ट करें? तो एक कंफ्यूजन है कि हमको भाई वीक के लिए तो दोनों के लिए सेम, दोनों आंसर दोनों तरीके सेम आंसर देते तकरीबन, लेकिन स्ट्रॉन्ग के लिए बेटा ये आंसर कम देता है, ये आंसर क्या ज्यादा देता है। हम कौन से वो ठीक मानेंगे बताओ? क्यों क्या
किसने? बेटा आपने बोला नहीं, बताओ कौन से को ठीक मानना चाहिए हमको? क्यों? कंडक्ट आप कह रहे हो कि स्ट्रॉन्ग का जो कंडक्टिविटी दिया अल्फा वो ठीक होएगा। उस टाइम पे कंडक्टेंस के बारे में तो हमको पता नहीं हो कैसे काम करती है, हम क्या पता उसके अंदर क्या हो रखा है। ये मेथड रिलायबल नहीं है भाई, नहीं वो तो अब है मैडम, फिर वैसे निकलते ना, नहीं अल्फा ऐसे निकालेंगे, अल्फा का ही मेथड रिलायबल नहीं है। लेकिन ये मेथड पूरी तरह क्या है? टाइम टेस्टेड। उस टाइम पे नहीं, मैं तो आपको पहले पढ़ी, तो उस टाइम पे बेटा इस टाइम पे भी इससे आंसर गलत ही आएगा, लेकिन आज हमको पता वो आंसर गलत क्यों आता है। हाँ आज हमको पता ये आंसर गलत क्यों देता है, हमको पता है। नहीं बेटा यहां से कंडक्टेंस मेथड से, अरे भाई वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, देखो एरी-हेनिस थ्योरी अल्फा बताएगी एक तो इस मेथड से और एक इस मेथड से, दोनों अल्फे सेम आते हैं स्ट्रॉन्ग के लिए भी और वीक के लिए भी, चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, दोनों का अल्फा क्या आएगा? बिल्कुल सही आएगा। लेकिन वो क्या आएगा? जीरो कंसंट्रेशन पे, यानी कि एक्सट्रीम डाइल्यूशन पे। वो क्या तो आता हमेशा 1 आता कितना, तो वो 100% क्या था वो? एक्सट्रीम डाइल्यूशन पे अल्फा सबका, इससे भी एक आएगा और इससे भी एक आएगा, चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, बात आपको पहले पड़ी। लेकिन नॉर्मल कंसंट्रेशन पे, नॉर्मल कंसंट्रेशन पे मान लिया हमारे पास एसिटिक एसिड है, तो इसने अल्फा दिया 0.3, इसने अल्फा दिया 0.3, तो ठीक है, समझे बात? बताओ। लेकिन NaCl को हमने ट्रीट किया ना जब नॉर्मल कंसंट्रेशन पे, तो इसने अल्फा दिया 1, इसने अल्फा दिया 0.9, इसका मतलब अल्फा अलग नहीं होगी। इसका मतलब भाई कंडक्टेंस वाला मेथड क्या सजेस्ट कर रहा है कि NaCl भी कितना टूट रहा है? 90%। क्या टूट रहा है? लेकिन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला मेथड क्या बोल रहा है कि NaCl कितना टूट रहा है? 100%। एक बेटा क्यों सही हुआ? हाँ ये कह रहा है नहीं टूट रहा है ये, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि ये 100% टूट रहा है। और बेटा इसमें ये मेथड रिलायबल है, टूटता है, क्योंकि इसका हम आपको इस चीज के ऊपर ट्रस्ट है कि इनके ऊपर ट्रस्ट, जिनके बारे में कंडक्टेंस के डिटेल्ड मैकेनिज्म का कुछ नहीं पता, तो हम किस पे ट्रस्ट करेंगे? इस पे ट्रस्ट करेंगे। तो हमारे दिमाग में नहीं आएगा कि अल्फा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मेथड से आ रहा है NaCl का नॉर्मल कंसंट्रेशन पे और इससे 0.9 आ रहा है, इसका मतलब भाई कोई ना कोई बात है, यानी कि ये वाला बात, यानी कंडक्टेंस वाला जो मेजरमेंट, जो तुम क्या बोलेंगे, कंडक्टेंस मेजरमेंट से नॉर्मल कंसंट्रेशन पे अल्फा रिलायबल गलत आता है, कि उसकी लिमिटेशन हो गया। अब बोलो बेटा, बेटा जिससे पूछे वही आंसर बता दो, नहीं बताना आप नहीं है कि 100% टूटता है, इसका 1 आएगा हमेशा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कितना आएगा? अरे इससे वो तो बेटा आपने वो बताएगा किस मेथड से पूछा, वो मेथड बोलेगा कि भाई कंडक्टेंस मेथड से बताओ, इससे बताओ, पर जो सा आंसर वो बता दो, फिर ये पूछे ठीक कौन सा वालों, ये ठीक है, ये रिलायबल है। हाँ मैंने 0.9 मैंने बताया है, यानी कि वो 0.9 नहीं कम हो सकता है, 0.98 भी हो सकता है, 0.8 भी हो सकता है, 0.89 भी हो सकता है, ये मतलब आपको पहले पड़ी, मतलब 1 से कम आएगा। मतलब कंडक्टेंस मेथड अल्फा 1 से कम बताता है स्ट्रॉन्ग के लिए, और ये 1 बताता है, तो हमारा इस पे ट्रस्ट है। आगे आपको ये बेटा ये दूसरी लिमिटेशन है, आगे पढ़ा ऐसा क्यों होता है, थोड़ा वेट करो। थोड़ा इसके लिए वेट करो भाई, ठीक है, अभी दिमाग के घोड़े ना दौड़ाओ भाई, कुछ लिमिटेशन है, कुछ नई बातें आएंगी, वो इनको एक्सप्लेन करेंगी, ठीक है। तो हमको तो पता है कि स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इसने अल्फा 1 दिया है, तुमको तो पता है भाई, और हमारा ट्रस्ट इसके ऊपर है, समझे? तो हमको पता है कि इवन तुम्हें मैं बहुत शॉर्ट से बोलता हूं कि इवन एट हाई कंसंट्रेशन
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरह टूट जाते हैं। मुझे पता कैसे लगा, इस मेथड से पता करता तो मुझे पता नहीं लगता भाई। मैं क्या बोलता इवन NaCl टूटता 90%। वो तो इसने बताया कि क्या टूटता वो 100%। समझे बात? तो 100% टूटता है, लेकिन जितनी उसको कंडक्टेंस देनी चाहिए थी, तो इसको बेटा इसके बराबर क्या देनी चाहिए, इसको इसके बराबर क्या देनी चाहिए थी, लेकिन कम दिया इसने। टूट रहा है पूरा, लेकिन भाई कंडक्टेंस कम दे रहा है, तो कोई ना कोई वजह तो है, वो हमको पता करना दया। समझे बात? ओके, हमको दया ये सब कुछ पता करना है। ओके ठीक है, बताओ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर AX/BY इलेक्ट्रोलाइट इन टर्म्स ऑफ वेंटो फैक्टर। बताओ भाई AX/BY के लिए क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा? अरे भाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वेंट ऑफ फैक्टर की टर्म में क्या होएगा, I-1/। ठीक है, तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।